तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे विषय पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान कैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों को एक बेहद एडवांस्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल देता है। आज हम उस तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जो जीवन के सबसे बुनियादी स्तर यानी डीएनए में बदलाव लाती है। पारंपरिक प्रजनन यानी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है। जब किसी अच्छे गुण वाले पौधे या जानवर का प्रजनन कराया जाता है तो ना चाहते हुए भी कई खराब जीन्स साथ आ जाते हैं। यहीं पर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अल्टीमेट सटीक समाधान बनकर उभरती है। इसकी मदद से खराब गुणों को पीछे छोड़कर सीधे तौर पर सिर्फ बीमारी से लड़ने की क्षमता जैसी खास खूबियां फसलों में डाली जा सकती हैं। इस पूरे विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए आज की चर्चा के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे पहला, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा, मॉलिक्यूलर कैंची, तीसरा, डीएनए को छांटना और बढ़ाना, चौथा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना और अंत में होस्ट में क्लोनिंग। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी असल में है क्या? ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके ब्रेड या दही बनाने जैसी हमारी पुरानी पारंपरिक रसोई की प्रक्रियाओं और जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए वैक्सीन बनाने जैसी आधुनिक उपलब्धियों में कितना बड़ा फर्क है। दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी हैं, बस एक का तरीका सदियों पुराना है और दूसरा एकदम मॉडर्न। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा दी गई आधिकारिक परिभाषा पारंपरिक प्राकृतिक विज्ञान और आधुनिक मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को बहुत ही खूबसूरती से जोड़ती है। ये सिर्फ जीवों का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उनके मॉलिक्यूलर लेवल तक का एकीकरण है। बायोटेक्नोलॉजी मुख्य रूप से दो बड़े सिद्धांतों पर टिकी है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके जरिए डीएनए या आरएनए के मूल स्वरूप को बदला जाता है, और दूसरा है बायोप्रोसेसिंग। बायोप्रोसेसिंग में एक पूरी तरह से स्टेराइल यानी रोगाणु मुक्त माहौल बनाए रखा जाता है ताकि एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन बनाते समय केवल और केवल वही माइक्रोब्स ग्रो करें जिनकी हमें जरूरत है। बेसिक थ्योरी तो हो गई, अब जरा दूसरे हिस्से पर चलते हैं और अपने टूल किट को खोलते हैं, द मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची। डीएनए को काटने के लिए हम कुछ बेहद खास एंजाइम्स पर निर्भर करते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर कैंची कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस नाम दिया गया है। ये वही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने दुनिया के सामने पेश किया था। इन एंजाइम्स के काम करने का तरीका वाकई कमाल का है। ये डीएनए की पूरी लंबाई को स्कैन करते हैं और एक खास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढते हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब वो सीक्वेंस जिसे आगे या पीछे कहीं से भी पढ़ें एक जैसा ही लगे। जैसे ही वो जगह मिलती है, ये उसे सेंटर से थोड़ा दूर काटते हैं, जिससे लटकते हुए हिस्से बच जाते हैं। इन्हीं हिस्सों को स्टिकी एंड्स कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, कटे हुए डीएनए को छांटना और उसकी मात्रा बढ़ाना। डीएनए कट तो गया, लेकिन अब सही टुकड़ों को अलग करना और उन्हें इस्तेमाल के लायक बनाना एक अलग चुनौती है। इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए अंजाम दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाला एक स्टेप बाय स्टेप छांटने का तरीका है, जो बेहद सटीक होता है। होता ये है कि डीएनए के टुकड़ों को एगारोस जेल में डाला जाता है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होती है, छोटे डीएनए टुकड़े तेजी से पॉजिटिव एनोड की तरफ भागते हैं। इससे हमें उस सटीक जेनेटिक मटेरियल को पहचानने और बाहर निकालने में मदद मिलती है जिसकी जरूरत है। इस अलग करने की तकनीक को इल्यूशन कहते हैं। एक बार जब डिजायर्ड जीन अलग हो जाता है तो उसे थर्मोसाइक्लर नाम की मशीन में डाला जाता है। यहाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर शुरू होता है। इसमें डीएनए को तेजी से गर्म और ठंडा किया जाता है और टैक पॉलीमरेज नाम के एंजाइम का इस्तेमाल करके डीनेचुरेशन, एनीइंग और एक्सटेंशन के स्टेप्स से गुजरते हुए डीएनए की हूबहू कॉपीज तैयार की जाती हैं। पीसीआर की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 1 अरब। ये तकनीक कुछ ही घंटों के अंदर हमारे टारगेट डीएनए की लगभग 1 अरब प्रतियां बना सकती है। ये स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे पास अब मनचाहे जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज हैं। तो चलिए चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब हम फाइनली अपना नया जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। एक क्लोनिंग वेक्टर जो एक डिलीवरी व्हीकल की तरह काम करता है और हमारा फॉरेन डीएनए, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों को बिल्कुल एक ही मॉलिक्यूलर कैंची से काटा गया है ताकि उनके स्टिकी एंड्स एकदम परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ फिट हो सके। ये पूरक स्टिकी एंड्स हमेशा के लिए आपस में मजबूती से जुड़े रहें, इसके लिए एक और एंजाइम का इस्तेमाल होता है जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। यह नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को पूरी तरह से सील करने के लिए एक मॉलिक्यूलर गोंद का काम करता है। हमारा ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। अब आते हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, होस्ट में क्लोनिंग। अब वक्त आ गया है इस ब्लूप्रिंट को एक जीवित फैक्ट्री के अंदर काम पर लगाने का। ये नया बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होस्ट सेल जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। सच कहा जाए तो ये पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कोशिकाएं इतनी आसानी से बाहरी डीएनए को अपने अंदर आने नहीं देती। लेकिन जब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जुड़ जाता है तो नया डीएनए होस्ट के अपने क्रोमोसोम के हिस्से की तरह काम करने लगता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है और देखते ही देखते वे सारे नए और वांछित गुण होस्ट की अगली पीढ़ियों में भी नजर आने लगते हैं। आज जब इन मॉलिक्यूलर प्रोसेस की मदद से जीवन के ब्लूप्रिंट को पढ़ना और फिर से लिखना इतना आसान होता जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में और कौन सी अभूतपूर्व खोजों के दरवाजे खोलेगी? ये एक ऐसा विचार है जो हमें बायोटेक्नोलॉजी की असीमित संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।